ओके, ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में इफ्यूजन की बात कर रहे थे, वो आई थिंक हो गया था कि जब हम फोर्सफुली नॉन स्पॉन्टेनियस जो डिफ्यूजन होती है, फोर्सफुली खुद फोर्स अप्लाई करके डिफ्यूजन करवाने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली इफ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिलेक्टिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिव डिफ्यूजन। वेट अ सेकंड, सिलेक्टिव डिफ्यूजन। ओके, तो बेसिकली सिलेक्टिव डिफ्यूजन में क्या है, मान लो इफ वन और more than one components, one or more than one components of a mixture of a mixture are allowed to diffuse and other are not allowed, and, other are not allowed, then it is selective diffusion. Then it is selective diffusion of those components, of those components. तो बेसिकली सिलेक्टिव डिफ्यूजन का क्या मतलब है, मान लो हमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट को अलाउ करना है और कुछ कंपोनेंट्स को अलाउ नहीं करना है। मतलब हम चाहते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स डिफ्यूज हों बट कुछ कंपोनेंट्स डिफ्यूज ना हो। तो बेसिकली इस टाइप की डिफ्यूजन को हम सिलेक्टिव डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, प्लेटिनम मेम्ब्रेन, प्लेटिनम मेम्ब्रेन allows hydrogen to pass through। एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लेटिनम मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, ये सिर्फ हाइड्रोजन को अलाउ करता है पास होने के लिए, बाकी को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होगी सिलेक्टिव डिफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हो और बीच में मैं मेम्ब्रेन लगा दूं, प्लेटिनम मेम्ब्रेन लगा दूं बीच में। अब प्लेटिनम मेम्ब्रेन की क्या खासियत है कि ये हाइड्रोजन गैस को तो अलाउ कर देगा बट बाकी गैसेस को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो डिफ्यूज होकर इधर आ जाएगी बट ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होकर इधर नहीं आ पाएगी। बस इस डिफ्यूजन को हम क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो diffusion will happen will happen till the partial pressure of hydrogen, till the partial pressure of hydrogen becomes same on both sides, becomes same on both sides। ठीक है, तब तक डिफ्यूजन होगी जब तक हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर दोनों जगह सेम नहीं हो जाता, तब तक डिफ्यूजन होती रहेगी। बस इसको सिलेक्टिव डिफ्यूजन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बाकी एक लॉ, गैसेस को अलाउ क्यों नहीं करता सर? ये डिपेंड करता है इसके पोर साइज के ऊपर, मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दैट डिपेंड्स की मतलब अपने अपने मेम्ब्रेन की खासियत है। ठीक है, वो उसके पोर साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि यस सर। कौन सी गैसेस को अलाउ करेगा कौन सी को नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट इसी के ऊपर एक लॉ है दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। इसमें देखो, अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, similar condition of pressure, the rate of diffusion, the rate of diffusion of different gases, of different gases is inversely proportional to, is inversely proportional to square root of the, inversely proportional to the square root of the density of different gases, square root of the density of different gases। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density of the different gases, inversely proportional to the square root of the density of the different gases। तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, मान लो प्रेशर सेम है, ठीक है, प्रेशर में फर्क नहीं है, तो अगर हम अलग अलग गैसेस में, मान लो पार्शियल प्रेशर सेम है अलग अलग गैसेस का, अब अलग अलग गैसेस किस तरह से डिफ्यूजन करेंगी, मतलब किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, किसकी डिफ्यूजन के रेट ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी डिफ्यूजन की, वो डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, डेंसिटी जितनी कम होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। बिकॉज Yes, sir. खुद सोचो, जितनी डेंसिटी ज्यादा है दैट मींस दैट गैस दैट पर्टिकुलर गैस इज हैवियर। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा मतलब वो गैस हैवियर है, मतलब Yes, sir. ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर गैस पे, है ना। अगर वो हैवी है तो ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली उसको मूव करने पे थोड़ी सी मतलब मुश्किल ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दूसरी गैसेस जिनकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो वो डिफ्यूज थोड़े कम रेट से करेंगी, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, और जिनकी डेंसिटी कम है, जो लाइटर गैसेज है, वो डिफ्यूज थोड़े ज्यादा रेट से करेंगी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर। दिस इज बेसिकली ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को। ये लिख लिया था यहाँ तक सबने? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हम बोल सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2/ρ1। ये नीचे आ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो R1 किसी पर्टिकुलर किसी और गैस के लिए, R2 किसी और गैस के लिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर डेंसिटी का ये रिलेशन है, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है गैस की, अगर तुम्हें याद हो, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मोलर मास अपॉन 2, याद है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसकी जगह मैं मोलर मास भी पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह डेंसिटी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मोलर मास भी पुट कर सकता हूँ। तो मोलर मास पुट करूंगा तो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सेकंड गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। डेंसिटी बेसिकली वो तो वेपर डेंसिटी थी, वैसे डेंसिटी तुम्हें पता ही, मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, तो 22.4 तो कट ही जाएगा, बाकी मोलर मास हम डेंसिटी की जगह पे मोलर मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। और Yes, ऑब्वियसली sir. अगर तुम वेपर डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। वेपर डेंसिटी में क्या हो जाएगा, बस डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 उसमें भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट। इस अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूले को डिफाइन किया जा सकता है, डेंसिटी से, मोलर मास से और वेपर डेंसिटी से, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, याद कर रखने, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, एक चीज याद रखो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रेट जो होता है बेसिकली, जिस रेट की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तो वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब हुआ
कि कितना उस पर्टिकुलर गैस का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकंड या पर मिनट पर यूनिट टाइम में, कितना वॉल्यूम उसका फ्लो कर रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको रेट को मोल मोल फ्लो रेट भी बोल सकते हैं। मोल फ्लो मतलब उस पर्टिकुलर गैस के कितने मोल फ्लो कर पा रहे हैं पर सेकंड पर मतलब पर यूनिट टाइम उसके कितने मोल्स फ्लो कर रहे हैं, या फिर उसका कितना वॉल्यूम फ्लो कर पा रहा है। तो इस तरीके से हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूँ, आर को रेट जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम आउट, कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है उसमें चेंज, मतलब नेट कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है इन इन सम टाइम डी टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना नेट वॉल्यूम बाहर जा पा रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। और हम मोल्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, डी एन आउट अपॉन डी टी, ठीक है। कितना वॉल्यूम बाहर जा पा रहा है, कितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम पे, कितना मोल्स में चेंज है बाहर जा पा रहा है इन सम टाइम, इन पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम, मतलब जितने भी फिक्स टाइम में हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं R1, इसको ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू V1 अपॉन T1 डिवाइड बाई V2 अपॉन T2। मतलब कहने का मतलब है V1 बेसिकली क्या है कि कितना फर्स्ट गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज किया इन सम टाइम T1, फर्स्ट गैस का कितना वॉल्यूम फ्लो किया इन सम टाइम T1, और R2 क्या है, सेकंड गैस का कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया इन सम टाइम T2। तो R1 डिवाइड बाय R2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसमें लिखो अगर मान लो टाइम सेम हो, इफ टाइम इज सेम, अगर टाइम सेम होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 हो जाएगा फॉर्मूला। अगर टाइम सेम तो टाइम कट जाएगा, V1 अपॉन V2 हो जाएगा। अगर मान लो if time and area of cross section, if time and area of cross section is same, मान लो टाइम भी सेम हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जहां से बेसिकली गैस डिफ्यूज हो रही है, यहाँ से बेसिकली गैस डिफ्यूज हो रही है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। मान लो टाइम भी सेम हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम हो, तो उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, R1 R2 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम सेम है, अच्छा V1 अपॉन V2, V1 वॉल्यूम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और D1 इंटू ए, और नीचे लिख दूँ D2 इंटू ए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये D क्या है, D मैं बता देता हूँ क्या है, यहाँ पे लिख लो, D बेसिकली है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। सपोजिंगली क्या हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ से गैस डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, गैस डिफ्यूज हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पर्टिकुलर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जो गैस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वही तो वॉल्यूम है बेसिकली, एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वही गैसेस का वॉल्यूम बन रहा है, वही गैसेस का क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते थे, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ले लिया है, और ये R1 क्या है कि पहली गैस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और R2 क्या है दूसरी गैस मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, तुम्हें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, सब फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वहां पे बन जाएंगे, ठीक है। बस ये याद रखो कि फॉर्मूला क्या होता है, कि कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो गया पर यूनिट टाइम, यहाँ डिवाइड बाय जितना टाइम लगा उसको डिफ्यूज होने में, या नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में भी इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हमने अलग अलग तरीके से लिखना सीखा है, बाकी ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ऑब्वियसली, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी तुम्हें चीजें, ऐसे सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, तो अब देखो
अगर मान लो वॉल्यूम सेम हो, इफ वॉल्यूम इज सेम, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू ऑब्वियसली T2 डिवाइड बाई T1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर ये वॉल्यूम सेम हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, अब तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो ये T2 ऊपर चला जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा, T2 डिवाइड बाई T1 हो जाएगा। T1, तो ये भी एक रिलेशन बन गया हमारे पास। ठीक है, एक तो मैं जनरल फॉर्म बता दूं इसकी, द जनरल फॉर्म ऑफ अ ग्राहम्स लॉ the general form of Graham's law of diffusion can be stated as rate directly proportional to Pa divided by under root T into molar mass। ये होता है इसका पूरा जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्म होती है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी ए डिवाइड बाय अंडर रूट टी इंटू मोलर मास। यहाँ पे मैं सबका मतलब बता देता हूँ। पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर, पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक सेकेंड, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लो। टी क्या है, टेम्परेचर, और मोलर मास तुम्हें पता ही है, मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, इफ partial pressure of gas if partial pressure of gas are not equal then rate of diffusion is found to then rate of diffusion is found to be then rate of diffusion at constant temperature is found to be क्या होगी, रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ मोलर मास, अंडर रूट ऑफ मोलर मास। तो बेसिकली अगर मान लो पार्शियल प्रेशर सेम ना हो, जैसे हमने स्टार्ट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, देन हमने डिफाइन किया था इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट गैसेस। और अगर मान लो पार्शियल प्रेशर सेम नहीं होगा तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, P अपॉन अंडर रूट ऑफ पार्शियल प्रेशर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली सेम ले रहे हैं, मोलर मास जो है वो डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं। उस केस में, इस केस में अगर मैं R1 अपॉन R2 लिखूंगा तो अल्टीमेटली रिलेशन क्या बनेगा, P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ मोलर मास 2 अपॉन मोलर मास 1। ठीक है भाई, Yes, sir. क्लियर है सब चीजें? ठीक है, सिंपल है बहुत, बस तुम्हें ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये रिलेशन ध्यान में रखो, ये एक रिलेशन ध्यान में रख लो। ठीक है, एक ये रिलेशन ध्यान में रख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और क्या ध्यान में रखोगे, एक ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला जो पूरा रिलेशन है, बाकी बाकी एक फाइनल ये वाला रिलेशन। इस तरह से तुम्हें चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं? लास्ट लाइन Yes. हाँ ठीक है, लिखो लिखो।
Yes, sir. Done. ओके, कई बार क्या होता है, लिख लो, समटाइम्स पार्शियल प्रेशर, या ऐसे लिखो, समटाइम्स नंबर ऑफ मोल्स, sometimes number of moles are given instead of पार्शियल प्रेशर की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे हमें क्या करना है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर लगभग सेम ही होते हैं। तो अगर कई बार क्या होता है, पार्शियल प्रेशर एकदम नंबर ऑफ मोल्स दे देता है, तो उसमें हमें क्या यूज करना है, एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं, P1 अपॉन P2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 अपॉन N2, ऑब्वियसली कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला अभी हमने किया R1 अपॉन R2, यहाँ पे जो P1 अपॉन P2 रखा था, हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, N1 अपॉन N2। ये वाला जो फॉर्मूला था, P1 अपॉन P2 की जगह पे हम N1 अपॉन N2 भी रख सकते हैं। बाकी तो ये मोलर मास 1 अपॉन मोलर मास 2, ये तो आएगा ही। देखिए ये भी फॉर्मूला मतलब दिमाग में रखना, बाकी तो तुम्हें याद ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से सब चीजें क्लियर होंगी, जब क्वेश्चंस करते जाओगे अपने आप कॉन्सेप्ट तुम्हारा बढ़िया होता जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 ml of hydrogen gas, 5 ml of hydrogen gas diffuse out in 1 second, in 1 second from a hole, from a hole. Find the volume of O2, volume of O2 that will diffuse out, that will diffuse, find the volume of O2 that will diffuse out from the same hole, from the same hole under identical condition in 2 seconds, under identical condition in 2 seconds. करो इस क्वेश्चन को, हो जाए तो आंसर बता देना। Sir, 10 ml. 2.5 कितना हो गया, 10, 10 ml आया, Yes. 2.5 ml. 2 might, हाँ बिल्कुल सही, 2.5 ml इज द राइट आंसर, वेरी गुड।
R1/R2 निकालेंगे। R1/R2 कैसे लिख सकते हैं? V1/T1 सर आपकी वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही। समझ आ गया ना वो क्वेश्चन? मैं फिर से कर देता हूँ एक बार उस क्वेश्चन को। जस्ट सेकंड, एक सेकंड जस्ट। एक सेकंड रुकना जस्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन था 5/1 इंटू V2 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा इज Yes, इक्वल टू sir. अंडर रूट 32.2 लिख दूं। इसका हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ऑक्सीजन का 32। ठीक है, बस यहाँ से फाइंड आउट कर लो। ये 2 16 पे चला जाएगा, 2 16 32। 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई? 4। तो 4, और ये V2 है, सॉरी V/2 नहीं है, इट इज V2। ठीक है, तो 10/V2, तो V2 किसके इक्वल आ जाएगा? 10/4, दैट इज इक्वल टू 2.5। क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ 5 मीटर having identical hole having identical hole at the opposite end, at the opposite end, hydrogen and oxygen are made to effuse into the tube from opposite end, under identical conditions, under identical conditions। ठीक है, find the point, find the point where gas will meet, where the two gases will meet for first time। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक ट्यूब है, अच्छी नहीं बनी ट्यूब, एक बार फिर से बनाते हैं। एक ट्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ ट्यूब की दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, एक एंड में से हम हाइड्रोजन को फ्यूज करवा रहे हैं, दूसरे एंड में से हम किसको करा रहे हैं? ऑक्सीजन को फ्यूज करवा रहे हैं। ठीक है, और हमें बताना है
कि ये फर्स्ट टाइम गैसेस किस पॉइंट पे मीट करेंगी, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, किस पॉइंट पे मीट करेंगी। मतलब तुम्हें ये बताना है कि जैसे इस एंड से वो कहाँ पे होंगी, किस कितने डिस्टेंस पे होगी, इस एंड से या इस एंड से, किसी भी एंड से बता देना है कितने डिस्टेंस पे वो गैस होगी। करो इस क्वेश्चन को। Sir, 4 meter. फ्रॉम विच एंड? Hydrogen and हाइड्रोजन एंड से 4 मीटर, या राइट आंसर, वेरी गुड। सिंपली है, देखो देखो हाइड्रोजन ऑब्वियसली लाइटर गैस है, इसका मोलर मास कम है, इसका मोलर मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सेम टाइम पे हाइड्रोजन ज्यादा ट्रेवल कर जाएगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये पॉइंट जो है वो कहीं, ये तो बीच, मान लो ये सेंटर पे हो गया, ये बीच वाला पॉइंट हो गया, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस की डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो ये कहीं यहाँ पे मीट करेंगे, है ना, यहाँ पे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हाइड्रोजन का रेट ऑफ ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कहीं मीट करेंगे। तो इस डिस्टेंस को मान लो x, और ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 - x, yes, sir. 5 - x हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, अब देखो एरिया को, अगर उसने, इसने यहाँ पे हिंट क्या दिया था, सेम एंड, आइडेंटिकल होल। आइडेंटिकल होल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। Yes, sir. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो हम क्या बोल सकते थे, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू D1. D1 अपॉन D2। Yes, sir. ठीक है, बस यही यूज करना था हमें। और दूसरा हम कैसे बोल सकते हैं, मोलर मास वाले हेल्प से, मतलब हम 32/2 बोल सकते हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो D1 कितना हो जाएगा भाई, ये मतलब मैंने हाइड्रोजन को R1 माना है ना, दिस फॉर हाइड्रोजन एंड दिस वन फॉर ऑक्सीजन, तभी ये नीचे आया है, तभी 32/2 बना है। तो D1 कितना हो जाएगा, x नीचे कितना आ जाएगा, 5 - x, ये सॉल्व करोगे 16, तो 4 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी ना। Yes, sir. बस x की वैल्यू 4 मीटर। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन इस कंसेप्ट में से नहीं बनते। ठीक है, ये सब ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यही बन सकता है इसमें। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसमें ट्राई। क्लियर है इसमें, किसी को डाउट? क्लियर? Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A vessel contains, a vessel contains hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen in molar ratio, in molar ratio of 8:1 respectively, 8:1 respectively. This mixture of gases, this this mixture of gases is allowed to diffuse through a hole, through a hole. Find the composition, find the composition of the mixture coming out from the hole, coming out coming out from the hole. ठीक है,
करो इस क्वेश्चन। मतलब इसमें तुम्हें बस कुछ नहीं बताना, ये कंपोजिशन मिक्सचर कमिंग आउट फ्रॉम द होल, मतलब तुम्हें R1 R2 की रेशियो ही बतानी है। ठीक है, मतलब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, R1 R2 की रेशियो ही बतानी है, और कुछ नहीं बतानी तुम्हें। मतलब किस रेट में वो बाहर आएंगे हॉल में से। सर 2 टू? 2 नहीं नहीं, टू नहीं आएगा। 1:2। नहीं देखो ना, R1 अपॉन R2 अगर लेंगे इस टाइम, देखो हमें मोलर रेशियो दे रखी है विच इज 8:1। 8:1 मोलर रेशियो देगी, मतलब मोल्स की रेशियो है ये, मोल्स की रेशियो, दैट मींस N1 अपॉन N2 तुम्हें दे रखा है 8/1, है ना। तो अब जब तुम्हें मोल्स की रेशियो दे रखी है तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, अगर तुम्हें याद हो, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 अंडर रूट मोलर मास 2/1। सर वन ये वाला फॉर्मूला क्या हुआ, 1:2 क्या आंसर? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यार। ओके, तो यहाँ पे N1 अपॉन N2 की वैल्यू 8/1 अंडर रूट मोलर मास 8:1 है। तो ऑब्वियसली ऊपर हाइड्रोजन है तो ये आ जाएगा 32/2, ये 16 पे जाएगा। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 कितना आ रहा है 8, ये 16 4 आ जाएगा तो 8/4। तो R1 अपॉन R2 कितना आ रहा है 32 1 नहीं आ रहा है। यस सर। 32:1 आ रहा है ना भाई। तुम 2/1 या 1.2 बोल रहे थे, पता नहीं क्या गलती कर रहे थे तुम लोग, समझ गए। आई थिंक तुम ये 4 आ जाएगा नीचे, तुम नीचे ले रहे थे 4 शायद, यस यस सर। सर। है ना। देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है ना, तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है तो 8:1, तभी तो आया ये 8/1। और ऑब्वियसली ये फिर नीचे हाइड्रोजन का मास यहाँ पे नीचे आएगा ना। ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो इस कॉन्सेप्ट का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन करते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो द क्वेश्चन इज, assume that you have a sample, you have a sample of hydrogen gas, you have a sample of hydrogen gas containing H2, HD and D2, है ना। ऐसे हो सकते हैं ना, ये आइसोटॉप से HH का बॉन्ड भी हो सकता है HD का भी बॉन्ड और DD का भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं इस हाइड्रोजन सैंपल में, ठीक है, अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। दैट यू वांट टू separate that you want to separate into pure components. What are the relative rate of diffusion
what are the relative rate of diffusion of three molecules according to Graham's law? मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इन तीनों का मिक्सचर है, ठीक है, और हम अलग अलग करना चाहते हैं, तो अलग अलग कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली तीनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन कुछ अलग अलग होगा, तो हम इसके डिफ्यूजन करवाएंगे, तो जो पहले गैस निकल जाएगी उसको पहले कलेक्ट कर लेंगे, बाद में दूसरी निकलेगी उसको दूसरे, इस तरीके से हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। और हमें इसका रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है तीनों मॉलिक्यूल्स का आपस में, मतलब तीनों मॉलिक्यूल्स की रेशियो बतानी है। अल्टीमेटली हमें क्या बताना है? तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशियो बतानी है, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन यही है कि रेट ऑफ, क्वेश्चन हमारा यही है, और उसकी हेल्प से हम ऑब्वियसली सेपरेट कर सकते हैं, पर तुम्हें यही बताना है रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। करो, मैं एक सेकंड तुम्हें अटेंडेंस भेज देता हूँ, करो। Sir, 6:3:2. क्या? 6:3:2. ओके, देखता हूँ मैं। Since D2 is the heaviest of the three molecules, so it will diffuse more slowly. So it will diffuse most. Obviously D2 सबसे हैवी है, तो ये सबसे स्लो डिफ्यूज होगा, उसके बाद नंबर इसका आएगा, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा H2 का, और उसकी हेल्प से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब रिलेटिव रेट निकालना है इसका, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सबसे पहले क्या करो, RH2 अपॉन R D2 का निकाल लो। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली √4/2, डी का जो मोलर मास होता है, मतलब D2 का जो मोलर मास होता है वो 4 होता है ना, क्योंकि हाँ H का H1 होता है और D2 होता है, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है चीज, क्योंकि उसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो 2/4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? √2। √2 की वैल्यू होती है, तो R हाइड्रोजन में ऐसे लिख सकता हूँ, R हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1.414 इक्वल्स टू R D2। इसका जो हाइड्रोजन का रेट होता है एज कम्पेयर टू D2 वो इतने टाइम्स होगा। तुम क्या करो, R सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। D R D सो वॉइस नहीं आ रही निकाल। आपकी। वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो, हेलो एवरीवन। यस अभी यस सर। वॉइस अभी आ रही है? सर अभी आ रही है वॉइस? सर क्रैक सही हो रही नहीं है आ बीच रही। में। तो सही नहीं आ रही। सही नहीं आ रही। हेलो, हेलो एवरीवन, सर अब ठीक आ आ रही रही है है। अभी वॉइस? यस सर अभी अब आ सर। रही है? यस ठीक सर है, आप। वेरी गुड। तो RH2 अपॉन R D2 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे HD3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यस √4/3 आ गया। √4/3 मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/√3,
इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये अराउंड आ जाएगा 1.15 1.15। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर एच डी इक्वल्स टू 1.15 टाइम्स इक्वल्स टू आर डी टू। Yes, ठीक है, sir. तो फाइनली तुम ऐसे रेशियो लिखोगे आर डी टू रेशियो आर एच डी रेशियो आर सॉरी एच टू तो कैसे आएगा? ऑब्वियसली डी टू को अगर तुम आर डी टू ही रहने दो, आर डी टू को आर डी टू ही रहने देते हैं, और एच डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1.15 आर डी टू, और आर एच टू की जगह पे क्या रख सकता हूँ 1.414 आर डी टू। यहाँ से आर डी टू कैंसिल कर सकते हैं हम। Yes, sir. अल्टीमेटली जो तुम्हारा आंसर बन रहा है दैट इज आर डी टू रेशियो आर एच डी रेशियो आर एच टू इक्वल्स टू 1:1.15:1. ये होगा तुम्हारा आंसर। तो इनका रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आ जाएगा वो इस तरीके से आएगा। एच डी का जो है वो डी टू से 1.15 टाइम्स ज्यादा होगा, और एच टू का जो एज कम्पेयर टू डी टू होगा वो कितना होगा 1.14 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम तीनों की रेशियोस आपस में रिलेटिव रेशियो फाइंड कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो तुम्हें आना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं रेशियोस वगैरह। ठीक है, Sir, एक बार पीछे कर दीजिए. एक सेकंड, ये क्या होगा यहाँ पे? हाँ हाँ, आर डी टू था, इसकी जगह मैंने आर एच डी की जगह ये वैल्यू पुट की, ये वाली, और उसकी Yes, जगह sir. पे ये वैल्यू पुट की, और आर डी टू मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। 1.414 Yes, sir. क्लियर है? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? No, sir. ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ गैस फिल्ड बैलून। लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ गैस फिल्ड बैलून, पेलोड भी बोलते हैं इसको। पेलोड मतलब कितना वो लोड हम रख सकते हैं उस पर। मान लो एक बैलून है, उसमें कोई एक बैलून है, उसमें हमने गैस फिल कर रखी है, तो हम कितना वेट वेट उस बैलून पे बांध सकते हैं, कितना वेट वो बैलून बियर कर सकता है, वो हमने लिफ्टिंग कैपेसिटी निकालनी है। Sir, voice. सर वॉइस क्रैक हो रही है सर बहुत। यहाँ पे लिखो व्हेन अ बैलून, Sir, voice नहीं आ रहा. Sir, voice. वॉइस क्रैक हो रही। हेलो एवरीवन, Yes, sir. अब आ रही. अभी सही आ रही है या नहीं आ रही? Yes, Yes, sir. sir. अब आ रही. यस सर, आ रही है। यहाँ पे लिखो व्हेन अ बैलून इज फिल्ड when a balloon is filled with a gas lighter than air, Sir, गई voice. it rises up। एक सेकंड में कोई लिखने दो, फिर मैं देखता हूँ। तुम भी लिखते जाओ ये फिलहाल, फिर समझा दूंगा मैं। क्या दिक्कत है इसको यार? अभी आ रही है वॉइस? Yes, सर। sir. यस सर। पता नहीं क्या सीन होता है, बीच में आ जाती है। चलो पहले लिख लो, ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ गैस
density of gas and air. Payload is defined as the maximum weight that can be lifted by a gas filled balloon. तो बेसिकली जब भी हम किसी बैलून में कोई गैस करते हैं जो कि एयर से लाइटर होती है, एयर बेसिकली, एयर क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एयर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मोटे मोटे तौर पे। तो अगर कोई भी गैस जैसे हाइड्रोजन गैस होगी या हीलियम गैस होगी जो कि लाइटर होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से, अगर उसको हम बैलून में फिल करते हैं तो ऑब्वियसली बैलून राइज करने लग जाता है, बिकॉज डेंसिटी का फर्क है। दोनों डेंसिटी की गैस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और ये गैस लाइटर होती है जिस वजह से ये ऊपर हवा में उड़ने लग जाती है। तो बेसिकली पेलोड यहाँ पे क्या है, पेलोड का मतलब है, पेलोड इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ गैस फिल्ड बैलून। कितना मैक्सिमम वेट दैट बैलून कैन होल्ड, कैन विथस्टैंड, वो बैलून कितना वेट को सहन कर सकता है, दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ पेलोड। वो हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बैलून, इस तरीके से बैलून है, इसमें मैंने एक कोई वेट डाल दिया जिसका मास m है। ये क्या है, पेलोड। ऊपर की तरफ इसको क्या लग रही है, बेयोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स, जो फिजिक्स में तुम पढ़ते ही हो। एक सेकेंड, और ये हो गया अपना बैलून। अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो फॉर मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड, that can be lifted, force of buoyancy किसके इक्वल होनी चाहिए, मास ऑफ गैस फिल्ड बैलून, गैस फिल्ड बैलून जो है उसका मास, प्लस मास ऑफ पेलोड, मास ऑफ पेलोड इंटू जी भी आएगा, सॉरी mg भी आएगा इंटू जी। तो बेसिकली ये जो बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है जिसकी वजह से बैलून ऊपर जा रहा है, तो अगर हमें निकालना है कि ये बैलून कितना वेट, मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकता है, तो इस फोर्स को हम किसके इक्वल करेंगे, ये जो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगी, एक तो ये पेलोड के कारण लगेगी, एक ये जो बैलून है, बैलून जो है पूरा बैलून सिस्टम उसके कारण लगेगी। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब बायोंसी फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कितनी एयर ये बैलून डिस्प्लेस कर पा रहा है, कितनी एयर ये बैलून डिस्प्लेस कर पा रहा है, इनटू जी, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ गैस, जो गैस इसमें फिल्ड है बैलून पे उसका मास, इनटू जी। ठीक है ना, जो मैं इस बैलून में गैस फिल्ड है उसका मास इनटू जी, प्लस बैलून का जो मास है, प्लस मास ऑफ बैलून इनटू जी। मास ऑफ बैलून इनटू जी प्लस मास ऑफ पेलोड इनटू जी, मास ऑफ पेलोड इनटू जी। ठीक है,
ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्स लग रही है जो इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ जो भी mg के कारण फोर्सेस लग रही हैं इसको हमने इसके इक्वल कर दिया। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब फिजिक्स में तुम पढ़ते ही हो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, जितनी ये बैलून एयर डिस्प्लेस कर रहा है इनटू जी, जितनी ये बैलून एयर डिस्प्लेस कर रहा है इनटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, जो इस बैलून के अंदर गैस फिल्ड है उसका मास इनटू जी, ये तो डाउनवर्ड ही लग रहा है वेट mg, प्लस बैलून का भी कुछ वेट होगा, बैलून का भी कुछ वेट होगा तो मास ऑफ बैलून वो भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और पेलोड का जो वेट है दैट इज इनटू जी। इसको इक्वलाइज कर सकते हैं हम, यहाँ तक सही है चीजें। देखो यहाँ से Yes, sir. जी तो कैंसिल हो जाएगा पूरा हर जगह से, ठीक है, तो जी कैंसिल हो गया, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो अब देखो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फाइनली लिखो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, एयर displaced equals to mass of gas plus mass of balloon plus mass of payload। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ पेलोड किसके इक्वल आ गया, मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ बैलून। मास ऑफ पेलोड इन दोनों को उधर ले गए टर्म्स को, तो फाइनली मास ऑफ पेलोड किसके इक्वल आ रहा है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस को हम कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बैलून, वही वो बैलून कितनी एयर डिस्प्लेस कर रहा है, वो बैलून सॉरी ये बैलून कितनी एयर डिस्प्लेस कर रहा है वो डिपेंड, वॉल्यूम मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तुम्हें पता ही है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम ये Yes, sir. बैलून जितना इस बैलून का वॉल्यूम होगा उस हिसाब से तो ये एयर को डिस्प्लेस कर रहा होगा, इनटू जितनी एयर की डेंसिटी है वहां से हम मास निकाल लेंगे, कितनी एयर ये जितनी एयर ये डिस्प्लेस कर रहा है उसका मास निकाल लेंगे। एक तो वॉल्यूम ऑफ बैलून, उस हिसाब से जितना वॉल्यूम ऑफ बैलून है उतना ही तो वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस कर रहा है वो, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर हमें पता ही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बैलून की हेल्प से मास ऑफ एयर डिस्प्लेस निकाल सकते हैं, माइनस मास ऑफ एयर जो उस गैस के अंदर है उसको हम कैसे करेंगे, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस जो भी बैलून के अंदर फिल्ड है, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू, फिर भी यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बैलून, इस बैलून के अंदर जो गैस फिल्ड है तो इस वॉल्यूम का जो बैलून, इस बैलून का जो वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी कर दें इस गैस की, तो वहां से हम इसका मास भी निकाल सकते हैं, प्लस यहाँ पे मास ऑफ बैलून तो हमें नॉर्मली गिवन ही होगा मास ऑफ बैलून की टर्म्स में। तो ये फॉर्मूला, या चाहे तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, वैसे याद नहीं रहेगा तो तुम कंसेप्ट याद रखो, सिंपल सा कंसेप्ट तुम्हें याद ही है कि ये हमें फोर्सेस को इक्वलाइज करना है, कि फोर्स ऑफ बायनेंसी फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ गैस फिल्ड बैलून प्लस मास ऑफ पेलोड, ठीक है। या फिर अल्टीमेटली इस चीज को याद रख सकते हो, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ पेलोड, इसको याद रख लो, सबसे बेटर है। याद क्या रखना है, कंसेप्ट है सिंपल सा, इसमें याद क्या रखना है। सर एक बार पीछे ठीक वाला है, पेज दिखा दीजिए। हाँ हाँ देख लो। सर डन। डन, ठीक, चलो तो अब क्वेश्चंस करो कुछ। ए बैलून of diameter 20 meter, weight having weight 100 kg, 100 kg,
calculate its payload if it is filled with if it is filled with helium at 1 atmosphere and 27 degrees Celsius. Density of air is 1.2 kilogram per meter cube. करो इस क्वेश्चन को. ये मास ही समझ लेना, ठीक है. ये मास ही है, इसको मतलब जी से डिवाइड मत करने लग जाना. आंसर आ जाए तो बता देना. हाँ भाई, हुआ नहीं अभी तक. 4247 kg. 4247 kg, हाँ लगभग पहुंच गए हो वहां तक. देखो हमें करना क्या था, हमें क्या बोला है, गैस हीलियम गैस फिल की हुई है एट 1 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस. वहां से हम क्या कर सकते हैं, हीलियम गैस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के. तो सबसे पहला काम तो यही था, हमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगानी थी. प्रेशर पता है 1 atm. बैलून का वॉल्यूम पहले तो कैलकुलेट कर लो. पहले सबसे पहले यही काम करो, बैलून का वॉल्यूम कैलकुलेट करो. वॉल्यूम ऑफ बैलून 20 मीटर डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 लगाएंगे, एक सेकेंड.
इंटू 3.14 इंटू आर का क्यूब मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, एक सेकंड लेना। 4 इंटू 3.14 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3, वॉल्यूम आ रहा है 4186.6 मीटर क्यूब, ये आ रहा है वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाओगे। प्रेशर कितना है 1 atm, वॉल्यूम कितना है, या सीधा इसमें ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे, पीवी अपॉन आरटी, 1 atm वॉल्यूम 4186.6 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी 8.314, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन, हो जाएगा 300 केल्विन। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 300 इंटू 8.314 हो रहा है 2494, तो मतलब 4186.6 डिवाइड बाय 2494.2, ये कितना आ रहा है 4186.6 डिवाइड बाय 2494.2, 1.678 नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 1.678। बोलो भी ठीक है यहाँ तक। सर यहाँ पर आर की वैल्यू 0.082 नहीं लेंगे। ओके ओके, ओहो गड़बड़ कर दी, एक आर की वैल्यू ये नहीं रखनी, हमें एटीएम को चेंज करना था, क्योंकि वॉल्यूम Yes, मीटर क्यूब में ले रहे हैं ना, तो एटीएम को चेंज करना था। 1 एटीएम प्रेशर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हो यहाँ पे गलती हो गई पूरा। यहाँ तो फिर एक काम कर सकते थे, इसको मीटर क्यूब को लीटर में कर लो, हाँ ये कर लो काम, मीटर क्यूब को लीटर में कर लो, वो सही रहेगा। तो करोगे तो क्या आएगा 4186 पॉइंट, सॉरी किससे डिवाइड कर, लीटर में करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो मीटर क्यूब की जगह तो डिवाइड बाय 10⁻³ आ जाएगा ना, yes sir. इनटू मतलब हम सीधा लिख दें इनटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, ये आ गया लीटर्स में। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाओगे, एन इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी। अब प्रेशर 1 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, 4186.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, डिवाइड बाय आर की वैल्यू अब रख सकते हैं 1/12, यहाँ 0.082 होती है ना, 0.082 होती है Yes ना sir. ये, हाँ इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 300। अब सोल्व करो, ये कितना बनेगा, तो 300 इंटू 0.082 आ गया 24.6, तो ये 4186.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 24.6, इसको सॉल्व करोगे 4186.6 डिवाइड बाय 24.6 कितना आ गया 170 कुछ आ जाएगा, तो ऐसा मान लो 170.18 है इंटू 10⁻³, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, अब तो कोई गलती नहीं यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलो। नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 170.18 इंटू 10, या इसको मोटा मोटा हम ऐसे बोल देते हैं 10180। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना Yes, बोल sir. दें। ठीक है, ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स, इसका मास निकालना पड़ेगा, तो मास कैसे निकालेंगे, अब ये तो इतने मोल्स हैं, तो मोल से मास निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनटू मोलर मास करना पड़ता है। हीलियम का मोलर मास कितना होगा 4, तो इनटू 4. 4 करेंगे। हमने कुछ गलती तो नहीं की है, मास यहाँ पे कुछ और क्यों आ रहा है, 1/12 300 4186 ठीक है, 1000 ठीक है,
10⁻³ क्यों आएगा? कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम? सही लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही जी। यहाँ पे मास 670 आ रहा है, तो हमारा गलत आ रहा है। तो गलत आना तो नहीं चाहिए, सब कुछ तो सही है। ठीक है चलो, इंटू 4 कर दो, ये मोल्स आ जाएंगे अब। 170,180 इंटू 4, फाइनली मोल्स आ जाएंगे 680720, मतलब मोल्स नहीं, मास। ये ग्राम में मास आया, इसको एक्चुअली केजी में करोगे तो हाँ सही हो गया, 680.72 kg। ठीक है ना भाई? एक्चुअली वहां पे केजी में था आंसर, इसलिए ठीक है, हाँ सही है। मास आ गया। अब क्या करना है? मास आने के बाद उस पर फिल करो, वो जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? ये वाला फॉर्मूला था। तो मास ऑफ पेलोड, मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी थी? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। 1.2 kg पर मीटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बलून। अब मीटर में रखना पड़ेगा क्योंकि तुमने वो मीटर में रख दिया, तो 4186.6, 4186.6। ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, एग्जाम में इतनी मुश्किल कैलकुलेशन शायद ना आए, इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी कैलकुलेशन, बट कोई दिक्कत नहीं, अब आंसर तो निकालना ही। माइनस माइनस ये जो मास ऑफ एयर है, यहाँ पे मास ऑफ एयर कहाँ से आ गया? मास ऑफ गैस आना था यहाँ पे, मास ऑफ यस गैस। सर। तो मास ऑफ गैस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना आया? 680.72 माइनस मास ऑफ बैलून दे रखा है 100 केजीज में लिया हमने दोनों चीजें। ठीक है। ये मास 1.2 केजी पर मीटर क्यूब है और ये मीटर क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये केजी पर मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी केजी में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है। प्लस 100 हुआ। सॉरी सर। ठीक है, तो 1.2 इंटू 4186.6, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ होगी इसमें। 50 अप्रोक्सीमेटली 24 हो जाएगा, माइनस इनको करोगे तो 780.72, फाइनली योर आंसर इज 5024 से माइनस करेंगे 781 ही कर दो अप्रोक्सीमेटली, तो आंसर आ जाएगा 424। दिस विल बी योर आंसर। आंसर आएगा केजी से। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, बट क्वेश्चन समझ में आया होगा सब लोगों को। क्लियर है ना क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुछ नहीं किया हमने, वॉल्यूम ऑफ बैलून कैलकुलेट किया, वो तो तुम्हें पता ही कैसे करते हैं। डायमीटर दे दिया, रेडियस। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी इसमें। इसको लीटर्स में निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। लीटर्स में क्यों किया? क्योंकि बाकी ये एटीएम में था। यहाँ हम क्या कर सकते थे, इसको मीटर क्यूब में रहने देते और प्रेशर को पास्कल में ले आते, ये भी कर सकते थे, पर उसमें भी कैलकुलेशन मुश्किल ही रहती। अप्रोक्सीमेशन मान के ये क्वेश्चन करना पड़ता, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेनी पड़ती। ठीक है, अगर इसको जल्दी करना हो इस क्वेश्चन को, तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल से मास निकालने का तरीका इनटू मोलर मास, और ये ऑब्वियसली ग्राम में आएगा, हमने केजीस में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 किया। बस फिर हमने जो हमारे पास फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा दिया। 1/2 केजी पर मीटर क्यूब था, इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे मीटर क्यूब में लिया, ताकि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाए। और यहाँ पे हमने ये सब चीजें केजीस में, ये भी केजी बन जाएगा। अब केजी में से केजी माइनस किया, मतलब फाइनली दिस विल बी योर आंसर। और यहाँ पे भी यही आंसर था, यहाँ पे भी यही आंसर था इसका। थोड़ा सा बस यहाँ पे आंसर 4258 था, और अप्रोक्सीमेशन ली है हमने। मैंने तो कैलकुलेटर से किया है, तो मैंने सब कुछ एक्यूरेटली लिया है, ये अप्रोक्सीमेशन मान के किया होगा इन्होंने, तो यहाँ पे ये आंसर दिया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो कर लो। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। वैसे तो सिंपल ही है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखना तो नहीं किसी ने? हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो इस पे, दैट इज फाइंड द लिफ्टिंग पावर, फाइंड द लिफ्टिंग पावर of a 100-liter balloon filled with helium at 730 millimeter of mercury and 25 degrees Celsius. Density of air given है 1.25 ग्राम पर लीटर। करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। लिफ्टिंग पावर मतलब पेलोड ही निकालना है। लिफ्टिंग पावर मतलब पेलोड ही निकालना है, ठीक है। करो फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से कर दो। इसकी शीट जो है ना वो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जहां तक हमने पढ़ लिया है वो कंप्लीट करके रखो। जहां तक हमने पोर्शन खत्म कर लिया है उसमें एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करके रखो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में Yes, डिस्कस sir. करेंगे। और ऑब्वियसली वो मेंस की शीट है, उसमें तुम्हें इजी क्वेश्चन मिल रहे होंगे। जो हमने क्लास में कुछ क्वेश्चन टफ टफ भी किए हैं, वहां पे तो ज्यादातर क्वेश्चन इजी होंगे। टाइम कम रह गया, चलो इसको कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन ले लो, ये इसको घर पे कर लेना। नेक्स्ट टाइम अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम इसका सोल्यूशन बता दूंगा। अभी लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेना क्वेश्चन को। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। वैसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, आज का Yes, लेक्चर sir. यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क कर लेना, पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके, बाय बाय। Good ओके, बाय evening, बाय। sir. Good evening, ओके, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।